31 दिसंबर की रात को दिल्ली में जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद जिस तरीके से ये बात लोगों के सामने है कि एक 20 साल की लड़की को कई किलोमीटर तक अपराधियों ने सड़क पर घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक, बहुत निर्मम हत्या पूरी दिल्ली और देश के सामने आई। हर माँ बाप दहशत में है कि हमारी बच्चियां जो बाहर दफ्तरों में काम करने जाती हैं, अपनी नौकरी करने जाती हैं, कॉलेजों में पढ़ाई करने जाती हैं, वो इन सड़कों पर कितनी सुरक्षित है, क्योंकि यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता था। ये हत्यारे किसी का नाम देख के उस पर हमला नहीं करते हैं। सबसे पहली बात जो सामने आई कि किस तरीके से एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी के सीधा अधीन आने वाली पुलिस ने पहले दिन से अपराधियों को बचाने की कोशिश की, पूरे केस पर लीपापोती की, खूब शोर मचाया गया। पूरी दिल्ली में, पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई। एलजी साहब के ऊपर दबाव बना। दबाव के बाद उनको भी 1 तारीख की आधी रात को इस बच्ची की याद आई और उन्होंने एक ट्वीट करके अपने एलजी होने का फर्ज निभा दिया। और उसके बाद जो सामने आया वो पुलिस का इतना घिनौना चेहरा सामने आया, भारतीय जनता पार्टी का इतना घटिया चेहरा सामने आया कि उन्होंने इस पूरे के पूरे केस को बर्बाद करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता को बचाने के लिए एक स्टार विटनेस, एक गवाह प्लांट किया। और उस गवाह का सिर्फ एक ही काम था कि वो गवाह हो तो सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, मगर उसका काम हो अपराधियों को बचाना। उस गवाह ने आते ही क्या किया, उसने उस पीड़िता का, जो लड़की आज इस दुनिया में नहीं है, जिसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु सबने देखी, उसके बारे में झूठ फैलाना शुरू किया। और पुलिस उसके साथ खड़ी है। पुलिस ने उसकी गवाही मजिस्ट्रेट के आगे भी करा दी, क्योंकि उस गवाही से अपराधियों का फायदा होगा। और आप और मैं दोनों यहां पे हैं, आप देखिएगा ट्रायल के अंदर उस गवाही का फायदा सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को होगा। क्या किया उस लड़की ने? उसने कहा कि जो लड़की मारी गई वो शराब के नशे में धुत थी। उसने इतनी शराब पी रखी थी कि उसको स्कूटी चलानी नहीं आ रही थी। वो तो बाद में मर गई, वरना वो मरते मरते एक बार पहले बची, वो तो ट्रक के नीचे आने वाली थी। कौन सा ट्रक है भाई? हमें तो सीसीटीवी में कोई ट्रक नहीं दिखा। वो ट्रक के नीचे आते आते बची और फिर वो गाड़ी के नीचे आ गई, क्योंकि उसको गाड़ी चलानी नहीं आ रही थी, क्योंकि वो शराब के नशे में थी। मैं पूछना चाहता हूं, इस गवाही का फायदा क्या आरोपियों को नहीं होगा? सिर्फ और सिर्फ आरोपियों को होगा। आरोपी कोर्ट में कहेंगे, देखिए साहब, गवाह जो इनका गवाह है वो कह रहा है कि इसको नहीं आ रही थी स्कूटी चलानी, ये शराब के नशे में थी और ये आके हमारी गाड़ी के नीचे आ गई। बस सारी की सारी गलती जो मरी है उसकी, और जो मर गई वो अपनी बचाव में क्या कहेगी? वो तो मर गई। और देखिए, भगवान का इंसाफ देखिए
कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर आ गया कि उस बच्ची ने एक बूंद भी शराब नहीं पी हुई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया। अब कहां गई पुलिस, कहां गए उपराज्यपाल, कहां गई भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, जो स्टार विटनेस को लेकर कूद रही थी कि नहीं ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। जो मर गई वो इसलिए मर गई क्योंकि उसने शराब पी रखी थी। मुझे लगता है कि इतनी घटिया राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, इतनी घटिया राजनीति तो निर्भया के समय में भी नहीं की गई थी। कोशिश निर्भया के समय में भी की गई थी कि उस लड़की के चरित्र के ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिया जाए, उसके ऊपर भी यह ठहरा दिया जाए कि यही कुछ गलत हरकत कर रही थी, इसीलिए जो है इसके साथ ऐसा हो गया। तब भी यह कोशिश की गई थी और आज भी यह कोशिश की गई। और जो लड़की मरी है उसकी मां क्या कहती है? उसकी मां कहती है कि ये निधि कौन है, हम तो जानते ही नहीं इस निधि को। वो बोल रही है कि मैं इसकी सबसे अच्छी दोस्त हूं, और उसकी मां कह रही है कि हम तो जानते ही नहीं कि कौन है। और यहां तक नहीं, जो लड़की मरी है उसकी मां ने यह भी कह दिया कि हमें यह भी शक है कि यह लड़की निधि जो खुद को हमारी बेटी का दोस्त बता रही है, यह हो सकता है अपराधियों के साथ मिली हुई हो, और हो सकता है हमारी बेटी की हत्या में इसका भी हाथ हो। इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक और बात कहता हूं, पुलिस ने अपने गवाह की गवाही तो करा दी कि मैं भी एक्सीडेंट के समय थी, मुझे भी चोट आई। वो लड़की कह रही है मुझे फ्रैक्चर हो गया, मेरे एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, मेरे सर पे चोट आई थी। मैं उपराज्यपाल महोदय से जानना चाहता हूं, उस लड़की की एमएलसी कराई आपने? उस लड़की की गवाही में वो कह रही है कि मुझे फ्रैक्चर हुआ था, मेरे सर पे चोट आई थी। अपराधियों का वकील पहली बात पूछेगा कि जी कहां है इसकी एमएलसी रिपोर्ट, और एमएलसी रिपोर्ट है नहीं, केस वहीं खत्म, गवाह वहीं खत्म। ये पुलिस और ये उपराज्यपाल की पुलिस काम कर रही है। पहले दिन से अपराधियों के लिए काम कर रही है, पहले दिन से केस को कमजोर करने के लिए काम कर रही है। वो लड़की अपनी गवाही में कहती है हम वहां से जब चले तो हमारे पीछे 4 लड़के हमारा पीछा कर रहे थे। वो 4 लड़के कौन थे, इसके बारे में पुलिस की कोई जांच नहीं है। वो क्यों पीछा कर रहे थे, इसके बारे में कोई जांच नहीं है। वो लड़कियां चली, उनके पीछे 4 लोग पीछा कर रहे थे, उन्होंने पीछा करते हुए लड़कों से अपने आप को बचाया। स्कूटी का ड्राइवर बदला गया, उनको टक्कर लग गई, उसकी लाश को या उसकी बॉडी को, या हो सकता है उसको तो जिंदा हो, उसको घसीटते हुए वो कार जाती हुई दिख रही है। सारी की सारी चीजें पुलिस के बयान के हिसाब से 45 सेकंड के अंदर हो गई। मतलब 45 सेकंड के अंदर वो होटल से निकल भी गए। जो उनके पीछे लड़के पीछा कर रहे थे उनसे भी वो बच गए। नई बलिनो गाड़ी की चपेट में भी आ गए। एक ट्रक से मरते मरते भी बच गए। ड्राइवर भी बदल लिया और वो गाड़ी टक्कर मारते हुए दिख भी रही है। ये सारी चीजें 45 सेकंड के अंदर पुलिस के अनुसार हो गई। ये क्या संभव है? क्या ये सिर्फ झूठ नहीं है? क्या अपने एक झूठ को बचाने के लिए उपराज्यपाल महोदय की पुलिस झूठ पे झूठ नहीं बोल रही? क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने एक नेता को बचाने के लिए पूरे के पूरे प्रशासन का प्रयोग नहीं कर रही? सिर्फ एक नेता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई। और आज क्या खबरें छपी हैं? आज एक पांडव नगर की एक खबर छपी है कि उनकी बेटी, इत्तेफाक से इस बेटी का भी बाप नहीं था। जैसे अंजलि के पिता नहीं थे, वैसे ये जो पांडव नगर की जिस बेटी की बात हो रही है, इसका भी पिता कई साल पहले गुजर गया। सिर्फ मां है। एक मोहल्ले का लड़का उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसके ऊपर दोस्ती करने का दबाव बना रहा है, घर से निकलना उसने मुश्किल कर दिया है। उसकी ही एक फेक आईडी बना के उसकी गंदी तस्वीरों को डाला जा रहा है। मां पुलिस में कंप्लेंट कराती है,
पुलिस कोई काम नहीं करती। मैं आपसे जानना चाहता हूं, फेक आईडी बना के गंदी तस्वीरों को डालना आईटी एक्ट के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लड़की के साथ ऐसी हरकत करना नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो कैसे हो गया कि पुलिस ने पहले उसको गिरफ्तार नहीं किया? पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद मां ने दोबारा उसकी कंप्लेंट नवंबर में की, नवंबर 2022 में की कि अब यह लड़की को और ज्यादा परेशान करने लगा है, इसने घर से निकलना मुश्किल कर दिया है, यह लड़की के ऊपर ऐसे डालने की धमकी दे रहा है। यह भी कंप्लेंट की गई। कंप्लेंट यह भी की गई कि अब मेरी लड़की की सहेलियां भी मेरी लड़की के साथ नहीं जाती क्योंकि वो उस लड़के से इतना डरती हैं। नवंबर 2022 की कंप्लेंट है। क्या किया एलजी साहब की पुलिस ने? कुछ नहीं किया। और जब नए साल के अंदर उस लड़की को खींचकर अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश हुई, उसके ऊपर एसिड डालने की कोशिश हुई, उसकी कंप्लेंट भी की गई। उसमें किन दफाओं में दर्ज किया पुलिस ने मुकदमा? 509 और 341 बेलेबल ऑफेंस। 509 तो मतलब यह होता है कि जो छेड़छाड़ भी नहीं होती, कोई इशारा कर दिया किसी ने की तरफ, वो 509। और 341 किसी को जाते हुए आपने रोक लिया, वो 341 है, बेलेबल ऑफेंस। आपने किडनैपिंग का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? मैं एलजी साहब से जानना चाहता हूं, वो मुखिया है। एक लड़की को जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश हो रही है, किडनैपिंग नहीं बनेगी? क्यों नहीं दर्ज किया? एसिड डालने की धमकी हुई, इंटिमिडेशन हुआ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ, नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ, क्यों नहीं दर्ज किया? क्यों नहीं लड़के को अरेस्ट किया? बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर मामला दर्ज किया। बेलेबल ऑफेंस में दर्ज करने का मतलब ही यह है पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है। और उसके बाद जो दूसरा मामला है वो आपको मालूम ही है। एक और मामले के अंदर लड़की को उसके घर के पास ही चाकुओं से गोद दिया गया। एक तीसरा मामला है जिसके अंदर पुलिस खुद दिख रही है नए साल वाले दिन। पुलिस अधिकारी एक लड़की को धक्का दे रहा है, कैमरे के अंदर देखा गया। लड़की को मैन हैंडलिंग कर रहा है। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। क्योंकि एलजी साहब की कोई मंशा नहीं है दिल्ली की बेटियों को न्याय मिले, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था ठीक हो। मैं फिर बता रहा हूं, एलजी साहब को यहां आए हुए 7 से 8 महीने हो गए। कितने थानों में गए हैं विनय सक्सेना जी? नाव में घूम रहे हैं। नाव में घूमने का काम तो एलजी ने, हमने तो कभी नहीं सुना कि नाव में घूमने का काम है एलजी का। कभी कहते हैं चंदन के पेड़ लगवा देंगे, कभी कहते हैं यहां पे नर्सरी बनवा देंगे। अरे भाई, आपका तो काम ही नहीं है। आपका काम है कानून व्यवस्था देखना। आप वो काम कर ही नहीं रहे। आप ना थानों में जाते, ना डीसीपी की मीटिंग बुलाते, ना आप थाना लेवल कमेटी बुलाते। आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार के कामों में टांग अड़ाते हैं। जो काम एलजी साहब का है वो काम नहीं करते हैं। और एलजी साहब के आने के बाद दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है और महिलाओं के साथ खास तौर पे जो अपराध बढ़े हैं, इतने अपराध मुझे नहीं लगता कि पहले कभी बढ़े होंगे। क्योंकि अपराध तब रुकते हैं जब पुलिस कार्रवाई करती है। वो अपराध तो नहीं रोक पाती, मगर जब आप कार्रवाई करते हैं तो और अपराधों को रोका जाता है। कि देखिए, कार्रवाई होती है, मुकदमे बनते हैं, लोगों को जेल में डाला जाता है, अपराधियों को कड़ाई से निपटा जाता है, तो अपराध रुकते हैं। इसको डिटरेंट कहते हैं। मगर एलजी विनय सक्सेना जी के राज में कोई डिटरेंट नहीं है। इनकी पुलिस तो अपराधियों को बचाने के लिए गवाह प्लांट करने में लगी हुई है। जो लड़की मर गई उसके चरित्र के ऊपर कैसे जो है उसका चरित्र कैसे खराब कर दिया जाए, उसके अंदर लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमने पहले भी कहा था और आज प्रमाण के साथ बता रहा हूं, एक कार्रवाई की हो विनय सक्सेना जी ने उन पुलिस वालों के ऊपर, तो आप मुझे बता दो। जो पीसीआर समय पर नहीं पहुंची, कार्रवाई की हो तो मुझे बता दो। जो डीसीपी खुद अपराधियों का वकील बन गया था, उस पर कार्रवाई की हो तो मुझे बता दो। ये गवाह जिस डीसीपी ने प्लांट करके अपराधियों को बचाने की कोशिश की और केस को कमजोर करने की कोशिश की, इसके ऊपर कार्रवाई की हो विनय सक्सेना जी ने, तो बता दीजिए।
कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ कह दिया कि मेरा सर जो है शर्म से झुक गया। साहब आपके सर के शर्म से झुकने से हमें कोई लेना देना नहीं दिल्ली वालों को। आप कार्रवाई कीजिए, और कार्रवाई नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दीजिए और किसी अच्छे योग्य आदमी को एलजी बनने दीजिए। इस कुर्सी को छोड़िए, ये कुर्सी किसी ऐसे आदमी को दीजिए जो कानून व्यवस्था को सुधार सकता हो और अपराधियों का साथ देने वाले अफसरों के ऊपर कार्रवाई कर सकता हो। बहुत बहुत धन्यवाद।